डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम आगे देखेंगे ईएमटी में और क्या क्या है इस फर्स्ट यूनिट में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, एक मेरे पास चार्ज है कुछ ऐसा क्यू कूलम्स का। तो देखिए गॉस ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, नॉट गॉस ने, फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक क्यू चार्ज को उसने एक अनचार्ज एनक्लोज किया था एक स्फीयर के अंदर, और थोड़ी देर बाद उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये सारा का सारा जो क्यू चार्ज है ना वो इसके ऊपर आ गया विद सम नेगेटिव पोलैरिटी, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर उसने ऑब्जर्व किया आफ्टर सम टाइम। तो उसने ऐसा कंक्लूड किया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ चार्ज से वहाँ चार्ज तक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, इन्हीं को उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया था। उसका कहने का मतलब ये था कि किसी भी चार्ज के अंदर से ना देर आर सम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज विच आर कमिंग आउट विच आर गेटिंग दिस। वो किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं ना, जो फोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज, राइट। तो इन्हीं फोर्सेस को, इन्हीं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को उसने कलेक्टिवली जो नाम दिया दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है, राइट। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार देख लेते हैं। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कमिंग आउट या गेटिंग इन, दोनों है ना, या तो अंदर जा रही हूँ या बाहर आ रही हूँ, कमिंग आउट ऑफ गेटिंग इन ऑफ ऑन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज ये है, देखिए दिस इज कॉल्ड साई, है ना। तो साई इज इक्वल टू क्यू, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं साई से, और क्यू जो है अपना वो चार्ज है, और यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो कूलम्स ही होता है, राइट। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट टर्म जो है ना, नेक्स्ट टर्म इसमें वो है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, है ना। तो ये जितना भी फ्लक्स किसी चार्ज से बाहर आ रहा है ना, अगर हम पर यूनिट, मान लीजिए ये जो सरफेस जो एनक्लोज किया हुआ है ना इस चार्ज को, इसका टोटल सरफेस एरिया एस है, तो अगर मैं इस टोटल कमिंग फ्लक्स को एस से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पर यूनिट कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो ये जो पर यूनिट एरिया फ्लक्स है ना, इसी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, राइट। यही क्या कहलाता है अपना फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ लिखा भी है देखिए, इट इज़ दी टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस पर यूनिट एरिया, राइट, पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। ये इसका फॉर्मूला है फ्लक्स अपॉन एरिया, राइट। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखिए अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसे यही बना रखा है एक पॉइंट चार्ज, एक और बनाता हूँ, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और ये मान लीजिए सराउंडेड है एक स्फीयर से, और ये इसके सेंटर में रखा हुआ है, राइट। ठीक है, सेंटर में रखा हुआ है चार्ज, और ये जो स्फीयर जिसको सराउंड करके रखा है ना, वो मान लीजिए आर उसका रेडियस है, लाइक दिस। ठीक है, अब कोई पूछता है आपसे, यार ये जो स्फीयर है ना इसके बाहर पर यूनिट एरिया कितना फ्लक्स जो है वो बाहर आ रहा है, तो दिस इज द रिलेशन, राइट, दिस इज द रिलेशन। तो ये फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ नियर बाई पॉइंट का भी रिलेशन है, राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन है 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट क्या होगी फ्लक्स डेंसिटी की, देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट जो है इसकी वो क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम आपकी फ्लक्स की यूनिट है और मीटर स्क्वायर आपके एरिया की यूनिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या रिलेशन है डी और ई में। डी मतलब आपका फ्लक्स डेंसिटी और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या रिलेशन है, तो देखिए ये है रिलेशन, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये फ्री स्पेस में है, याद रखिएगा, फ्री स्पेस में है रिलेशन। अगर मान लीजिए आपको किसी मीडियम में दिया, इन सम अदर मीडियम, देखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इन सम अदर मीडियम, तो फिर आपका ये जो फ्लक्स डेंसिटी होगा ना डी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। बस ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, और ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, राइट। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन नॉट तो सब जानते हैं, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ये इसका वैल्यू होता है देखिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन एप्सिलॉन आर जो होता है ना, इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एयर के लिए 1 होती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए गॉस लॉ क्या है। अब तो वही जो मैंने आपको फैराडे का
एक्सपेरिमेंट बताया ना, तो लेटर ऑन मैथमेटिकली उसको कहते हैं ना, उसको पैटेंट उस एक्सपेरिमेंट को गॉस ने अपने नाम से कराया, राइट। तो गॉस लॉ का भी जो इनिशियल स्टेटमेंट वो यही है ना, कि अगर मेरे पास एक चार्ज है जो कि किसी सरफेस से एनक्लोज हो रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो सरफेस है ना, इस सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है ना, तो दिस गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्लोज सरफेसेस है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल क्लोज सरफेसेस irrespective ऑफ इट्स शेप। ऑल क्लोज सरफेसेस पे एप्लीकेबल है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ irrespective ऑफ शेप। शेप से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक स्फीयर है कि वो कोई रेक्टेंगल है, वट एवर, बट इट शुड बी ए क्लोज सरफेस। तो अगर किसी क्लोज सरफेस ने किसी चार्ज को इनक्लोज करके कर दिया, कि स्टेटमेंट क्या है, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस है ना। तो इस सरफेस से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो अंदर जितना चार्ज किया है एनक्लोज उसके बराबर होगा। तो ये है रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्लक्स है ना, ये हम लोग ऐसा भी देते हैं, लिखते हैं इसको d बाई डी डॉट डी एस, राइट। दिस इज वन रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है, फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, राइट। और दूसरा क्या है, आपका ये जो चार्ज है, चार्ज को भी कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वॉल्यूम इंटीग्रल और रो वी डी वी है ना। तो ये रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये फॉर्मूला पीछे के वीडियोस में है ना, वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया, ये मेरा चार्ज हो गया। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें एज पर दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 है ना, तो फ्रॉम 1, तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ लिखी है ना नीचे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। ये इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ की। और फिर देखिए एक और होती है, कहलाती है पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है ना। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो ये होता है, देखिए डेल डॉट डी है ना, इट इज इक्वल टू रो वी। अब सवाल है कि ये डेल क्या है भाई, है ना। तो ये जो डेल है ना, डेल इज नथिंग बट अ वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं इसको, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका वैल्यू ये होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड। ऐसे याद रखिए, ये सिर्फ कार्टेशियन में होता है ऐसा, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये एक वेक्टर ऑपरेटर है और डी भी मेरा वेक्टर होता है, ये लिखा है, मान लीजिए डी जो है वो एक वेक्टर फील्ड है कुछ ऐसा। तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, डेल डॉट डी, तो दैट विल गिव यू व्हाट, दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे किया है ना, डेल ऑपरेटर का या वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर फील्ड से, इसको हम लोग डाइवर्जेंस भी कहते हैं ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर, राइट। देखिए डेल डॉट डी के और भी रिलेशंस हैं, वो क्या है, ये जो आपको रिलेशन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाला रिलेशन, दिस इज डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिलेंड्रिकल का है, ठीक है। और बिल्कुल ये वाला जो है दैट इज फॉर स्पेरिकल, है ना। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम जिस भी सिस्टम में पूछा है आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, राइट। तो दिस वाज व्हाट, गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है डाइवर्जेंस थ्योरम, एक बार देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, राइट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखिए, एज पर गॉस लॉ के हिसाब से देखिए, ये जो चार्ज है ना, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, और ये जो चार्ज है यही होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी, है ना। ये दो फार्मूले पता है, या फिर हम सिंपली इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं आपस में, हमने पढ़ा ये भी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और ये मेरा पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। तो बस डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ नहीं है, इन दोनों लॉज को आपस में क्लब कर दिया मैंने, है ना। तो मेरे पास ये बन गया, देखिए ये डेल डॉट डी एस, ये तो मैंने यहाँ से पिक किया और यहाँ से रो वी डी वी पिक किया, लेकिन रो वी की जगह उठा के क्या रखा, ये डेल डॉट डी, राइट। तो देखिए स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि
द integral of normal component of a vector field over a closed surface, right, is equal to the integral of divergence of this vector field throughout the volume enclosed by that closed surface, right। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जिस वेक्टर फील्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ डी वेक्टर फील्ड है ना, तो डी वेक्टर फील्ड का सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं आप, डी डॉट डी एस है ना। तो डी डॉट डी एस क्या है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। कोई भी वेक्टर, मेरे पास ए वेक्टर है, अगर आप करते हैं क्या, देखिए ए डॉट डी एस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज फील्ड है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए और फिर डी वी, राइट। तो ये किसी जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर पे भी एप्लीकेबल है, नॉट ओनली दी फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल डॉट ए है ना, ये आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है दैट इज डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये फॉर्मूला भी किसका है, डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग वर्क डन क्या होता है।